हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जितना जल्दी हो सके नाइजर देश को छोड़ दे। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश में रह रहे भारतीयों को भारत की मोदी सरकार ने कर दिया है प्रवासी भारतीयों से बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या अचानक हुआ वहां पर कि ऐसे हालात बन गए हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों बड़ी खबर बताएंगे, जहां तुर्की के दुश्मन ग्रीस का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एर्दोगन और शहबाज को क्यों होगी जलन, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां 15 अगस्त से पहले कश्मीर की खुशहाली देख रो पड़ा पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, कहने लगा काश 1947 में भारत ना छोड़ा होता। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान, उससे भी जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो कभी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अफ्रीकी देश में रह रहे भारतीयों को सरकार ने किया अलर्ट। कहा जितना जल्दी हो सके नाइजर देश को छोड़ दे। जी हां दोस्तों, नाइजर तुरंत छोड़े। भारतीय विदेश मंत्रालय के नागरिकों से खास अपील। तख्ता पलट के बाद हालात एकदम तनावपूर्ण बता दें। भारत ने नाइजर में व्यापक हिंसा के मद्देनजर वहां रहने वाले अपने नागरिकों को देश छोड़ने की शुक्रवार को बड़ी अपील कर दी है दोस्तों। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में लगभग 250 भारतीय नाइजर में रह रहे हैं, जहां पिछले महीने के तख्ता पलट के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें स्थिति सामान्य होने तक अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि भारत नाइजर में जाली घटनाक्रम पर करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिन भारतीय नागरिकों के लिए वहां रहना आवश्यक नहीं है उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। वे ये ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र फिलहाल बंद है, वहां से लौटते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन सभी भारतीय नागरिकों जिन्होंने नियामी में भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें शीघ्रता से ऐसा करने की सलाह दी जाती है। बागची ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास नियामी में संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नाइजर में बड़े तख्ता पलट के बाद दोस्तों भारतीय मोदी सरकार ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, और फटाफट से सबको अपील की है कि जितने भी नाइजर में भारतीय लोग हैं कृपया करके कोशिश करें कि वापस भारत आ जाएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है, जहां तुर्की के दुश्मन ग्रीस का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, एर्दोगन और शहबाज को क्यों होगी इससे जलन, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति के एक हिस्से के रूप में हो रही है। ग्रीस की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा करते रहे हैं। इसके अलावा ग्रीस की तुर्की के साथ दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 2021 में ग्रीस यात्रा के दौरान एथेंस में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। उन्होंने इस प्रतिमा को भारत ग्रीस संबंधों में मील का पत्थर बताया था। विदेश मंत्री जयशंकर जी की 2021 की यात्रा के दौरान ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस सौर गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। इस समझौतों को बाद में मार्च 2022 में ग्रीक संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार भारत ग्रीस में मजबूत हो रहे हैं रक्षा संबंध। ग्रीस की हेलेनिक वायु सेना के नेतृत्व में आयोजित इनियोचोस 23 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद तुर्की भारत से काफी ज्यादा चिढ़ गया था दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों तुर्की ने कभी भी भारत के लिए भलाई नहीं सोची। कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दोस्तों, कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब ऐसे में भारत क्यों ही तुर्की की शर्म करे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपने हित के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, उनके हित में जो भी सूटेबल लगे वो कार्य करना चाहिए, बिना किसी को ये देखे कि वो बुरा मान जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा, तो दोस्तों आप भी कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर काश 1947 में भारत हमने ना छोड़ा होता। जी हाँ दोस्तों,
15 अगस्त से पहले कश्मीर की खुशहाली को देख रो पड़े पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, और कहने लगे ऐसी बात बता दें, एक तरफ पाकिस्तानी दुनिया में भारत की बढ़ती हुई धाक और पाकिस्तान के शर्मनाक हालात को देखकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कश्मीर की तरक्की भी अपने हुक्मरानों पर पाकिस्तानियों का गुस्सा बढ़ा रही है। भारत में कश्मीर से तरक्की और खुशहाली की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो पीओके के लिए पाकिस्तानी सपने में भी नहीं सोच पाते। ऐसे में वो पाकिस्तानी अपने पुरखों को कोस रहे हैं जो बंटवारे के वक्त भारत को छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। कश्मीर की बदलती हवा का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 33 साल बाद पहली बार श्रीनगर में थिएटर खुला, नाइट शो शुरू हुए। इतना ही नहीं, बिना किसी डर के लोग फिल्मों का आनंद भी ले रहे हैं। सिनेमा हॉल में वीकेंड पर 1500 से 1800 लोग पहुंचते रहे, यानी एक महीने में तकरीबन 6 से 8000 पर्यटक उस जगह पर आते हैं जहां 4 साल पहले तक बंदूकें गजरती थी। दोस्तों, बारूद बरसता था। भारत के साथ जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्टों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब देख देख कर पाकिस्तानी खुद को कोस रहे हैं कि उनके पुरखे बंटवारे के वक्त पाकिस्तान क्यों आ गए। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने कहा कि मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे 1947 में। मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है, क्यों मेरे दादा ने ऐसा डिसीजन लिया, क्यों मेरे बाप को ले आया था। आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते, आज हम तरक्की के साथ साथ खुश भी होते। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अब हर एक पाकिस्तानी को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने 1947 में भारत को क्यों छोड़ा। दोस्तों, ये हालत बनाकर रख दिया है पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी अवामों की, जो अब रोती दिखाई दे रही है दोस्तों, बिलखती दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग वो कौन सा एक सुझाव देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान की सरकार वहाँ की आवाम के लिए नहीं कर सकी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहाँ पर भारत की मांग पर खालिस्तान कट्टरपंथ पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन। 95,000 पाउंड की फंडिंग का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत की अपील पर बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ की सरकार ने देश की खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए 95,000 पाउंड की नई फंडिंग की घोषणा की है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह बड़ी जानकारी दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा है कि ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टूगेनहार्ट ने गुरुवार को खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की नई फंडिंग की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि 95,000 पाउंड के निवेश से ब्रिटेन सरकार की खालिस्तान समर्थक उग्रवाद को समझने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये घोषणा टूगेनहार्ट की भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात के तुरंत बाद किया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर भारत कई बार चिंता जाहिर कर चुका था। मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कुछ खालिस्तानी तत्वों के हमले के बाद नई दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ एक बैठक के दौरान मंत्री टूगेनहार्ट ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए यूके की क्षमता बढ़ाने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की है। बता दें कि सुरक्षा पहल पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए टूगेनहार्ट भारत में है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खालिस्तानियों से निपटने के लिए ब्रिटेन ने ये नया फंड बनाया है। दोस्तों, भारत के दबाव का असर दिखता जा रहा है। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत और चाइना के बीच 14 अगस्त को होगी कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की बातचीत। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है। 3 साल से अधिक समय से दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए 19वें दौर की बैठक का आयोजन होने वाला है। ये बैठक पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चुशूल बोल्डो बैठक बिंदु पर सोमवार यानी कि 14 अगस्त को होने की संभावना है। यह बैठक करीब 4 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 23 अप्रैल को भारत और चाइना के बीच 18वें दौर की कोर कमांडर वार्ता हुई थी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली करेंगे। विदेश मंत्रालय और ITBP के अधिकारियों के भी वार्ता का हिस्सा होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पक्ष अन्य मामलों के साथ साथ DBO और CNN जंक्शन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि इस बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख मोर्चे से सैनिकों की वापसी के लिए भी दबाव डाल सकता है। ये बैठक तब हो रही है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अंजू को उसके पति अरविंद की खुली चेतावनी। कहा 2 महीने बाद आएगी तो निकाल लेंगे उसकी खाल। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने चोरी छिपे पाकिस्तान गई अंजू को उसके भारतीय पति अरविंद ने खुली चेतावनी दी है। उसने कहा है कि जब वो 2 महीने बाद भारत आएगी तो उसकी खाल नोच ली जाएगी, खाल निकाल लिया जाएगा। अरविंद ने खुफिया कैमरे के सामने ये सब बातें कही। उसने बताया कि
उसके बच्चे माँ अंजू को रखने के लिए मना कर रहे हैं। उसे अपने बच्चे के लिए दर्द तक नहीं, अगर उसे बच्चों से प्यार होता तो वो भागकर बहुत पहले ही आ जाती। आज तक से खुफिया कैमरे पर बात करते हुए अरविंद ने कहा, अगर अंजू के भीतर बच्चों को लेने की हिम्मत है तो उसे भारत आकर दिखाना होगा। ये उसे और नसरुल्लाह को मीडिया के जरिए बोल दिया है। उसने आगे कहा कि जब भी बीच बीच में न्यूज आती है तो हालत गुम हो जाती है। अरविंद ने अंजू की उस खुफिया अलमारी के बारे में भी बताया जिसे वो पाकिस्तान जाने के बाद नहीं खोलने के लिए कहती रही थी। उसने कहा कि उस अलमारी में अंजू के पाकिस्तान से जुड़े कागजात हो सकते हैं। अरविंद ने पूछा कि आखिरकार वीजा कब तक सरकार बढ़ाएगी। 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक वो खुद अपने जाल में फंस रही है, बाद में नेपाल के रास्ते भारत आ जाएगी। अरविंद ने खुलासा किया कि अंजू की इंस्टाग्राम पर 7 से 8 प्रोफाइल हैं, उसमें से उसने सब डिटेल्स निकाल ली हैं। जी हाँ दोस्तों, अरविंद पर अंजू द्वारा लगाए गए मारपीट करने के आरोपों को उसने सिरे से खारिज कर दिया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर क्वाड देशों का शक्ति प्रदर्शन। तो देखें, ऑस्ट्रेलिया में हो रही चीन के खिलाफ युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है। इसमें क्वाड देशों जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत IANS सनहाद्री और IANS कोलकाता इस अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वार्षिक युद्धाभ्यास में समुद्र और बंदरगाह दोनों चरण शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान इंडो पैसिफिक में एक साथ ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसे चाइना की बढ़ती सैन्य शक्ति और आक्रामकता के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें एक और खबर की, जहां पर बराक ओबामा ने शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया हुआ गिफ्ट। आखिर तस्वीर दिखाकर क्या कहा बराक ओबामा ने, बता दे बराक ओबामा प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एक खास उपहार को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीएम मोदी ने यह उपहार राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर के दौरान बराक ओबामा को दिया था। उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर चीफ गेस्ट भारत आए थे। ये गिफ्ट एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कलम को रखा जाता है। इस बॉक्स के ऊपर फूल पत्तियों की खूबसूरत नक्काशी की गई है। बराक ओबामा को भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। उनके ही कार्यकाल में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था। बराक ओबामा प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नियमित रूप से दुनिया के हर कोने से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते रहते हैं। इन बैठकों के दौरान उपहारों के आदान प्रदान की सदियों पुरानी परंपरा है। यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है। देश के प्रमुख के उपहार प्रतीकात्मक होते हैं और राष्ट्रीय या व्यक्तिगत मित्रता के भावनात्मक प्रतीक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान को मिला ब्रह्मास्त्र। अब रैमजेट इंजन से लैस होगी तेहरान की मिसाइलें। जी हाँ, अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन विकसित किया है। रैमजेट इंजन की तकनीक काफी उन्नत मानी जाती है। इस तरह की तकनीक सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही है। इस इंजन से ईरानी मिसाइलों की शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। ईरान रैमजेट इंसान से चलने वाली एक नई नौसैनिक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि रैमजेट से लैस मिसाइलें ईरान के दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में काफी प्रभावी भूमिका अदा करेगी। ईरान वर्तमान में अमेरिका की आक्रामकता का सामना कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के नजदीक हाल में ही अपने 3000 सैनिकों और 2 युद्धपोतों को तैनात किया है। ईरान ने बताया कि उसकी नई मिसाइल में रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन होता है। इसमें कोई बड़ा पार्ट नहीं होता जो मिसाइल के आकार पर प्रभाव डाले। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर निवर्तमान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा कहा, सेना के समर्थन के बिना सरकार चला ही नहीं सकता था मैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार शक्तिशाली सेना के समर्थन के बिना नहीं चल सकती। शरीफ का यह बयान तख्ता पलट की आशंका वाले देश की राजनीति में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शरीफ जब विपक्ष के नेता थे तो वो हाइब्रिड शासन चलाने के लिए अपने पूर्ववर्ती इमरान खान की आलोचना करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वही ढर्रा अपना लिया। गुरुवार को प्रसारित जियो न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में जब एंकर ने बताया कि पाकिस्तान आज दुनिया में हाइब्रिड शासन के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, तो शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर बहुत भरोसा किया था। शरीफ ने कहा, इमरान खान को अपने कार्यकाल के दौरान सैन्य समर्थन भी मिला। दूसरों के खिलाफ आरोपों के बावजूद उनकी सरकार विभिन्न घटकों का मिश्रण थी। हर सरकार को सेना सहित प्रमुख से क्षेत्रों से समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों, उनका क्लियर कहना है कि सेना के समर्थन के बिना सरकार चला ही नहीं सकते थे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां नासा भी नहीं पहुंच सका, वहां चंद्रयान 3 से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा अपना भारत का इसरो। साउथ पोल को चुनने की है ये सबसे बड़ी वजह। बता दे, चंद्रयान 3 चांद से बस चंद किलोमीटर ही दूर है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण
मिशन में भारत एक नया इतिहास लिख देगा। बेशक चांद पर कदम रखने के मामले में भारत चौथे नंबर पर होगा, लेकिन जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है वो एक ऐसा इलाका है जहां अब तक नासा भी नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच सकी है। इसरो का चंद्रयान 2 भी इसी साउथ पोल पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। यदि इस बार भारत यहां पर सफल लैंडिंग कर लेता है तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। किसी ग्रह या उपग्रह का दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा होता है। आपने धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में सुना होगा, अंटार्कटिक धरती का दक्षिणी ध्रुव है जो बेहद ठंडा इलाका है। ठीक ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी है जहां बड़ी मात्रा में बर्फ, क्रेटर्स और गड्ढे हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्रेटर्स और गड्ढे होने की वजह से यहाँ के बहुत कम हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जो काम नासा नहीं कर पाया दोस्तों वो अपना इसरो करके दिखाएगा। अगर आपको भी भरोसा है तो कमेंट में इसरो कर दिखाएगा जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट इसरो जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां क्या सीमा हैदर की होने जा रही है पाकिस्तान वापसी, कट गया टिकट, अब क्या होगा सचिन का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भागकर इंडिया आ चुकी है। अभी तक कई दिनों से वो सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा स्थित उसके विलेज में रह रही है। इस बीच सीमा और सचिन की स्टोरी को लेकर, कहानी को लेकर फिल्म भी बन रही है दोस्तों। दोनों पर मूवी बनाने वाले अमित जानी है, जिनको हाल ही में एक वार्निंग भी दी गई है, धमकी भी दी गई है। अब समाजवादी पार्टी के एक नेता ठाकुर अभिषेक सोम ने सीमा हैदर और अमित जानी का पाकिस्तान वापसी का टिकट कटवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि सीमा सचिन की जिंदगी से चली जाती है तो आखिर सचिन का क्या होगा। दरअसल अभिषेक सोम ने सीमा व अमित का मुंबई से कराची का टिकट काटते हुए 2 टिकटों की फोटो भी सोशल मीडिया पर दोस्तों पोस्ट किया है, जो वायरल हो चुका है। अभिषेक ने लिखा है कि देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अपनी हीरोइन लेकर पाकिस्तान आप चले जाइए। अमित जानी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता है, ऐसा दोस्तों समाजवादी पार्टी का इस नेता ने कहा। इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का सपना सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ डाला। शहबाज शरीफ का कानून संशोधन खारिज। जी हां दोस्तों, नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस लौटने, फिर से आम चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा झटका है और शहबाज शरीफ का कानून संशोधन कर नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान बुलाने का प्लान फिलहाल फेल नजर आ रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति इजाजुल एहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 7 जून से 19 जून तक चली 6 सुनवाई के बेहद बाद सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नए बिल में प्रावधान, नाबालिग से गैंगरेप पर होगी फांसी, पहचान छिपाकर लड़की से विवाह करना अपराध। जी हाँ दोस्तों, बता दें क्या है बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार यानी 11 अगस्त को संसद के निचले सदन लोकसभा में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 के सुधार को लेकर विधेयक पेश किया है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल लेगा। इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल में किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध के श्रेणी में रखा गया है। माना यह जा रहा है कि इस प्रावधान से सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी में है। अमित शाह जी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। शादी, रोजगार और प्रमोशन के झूठे वादे या गलत पहचान बताकर जो भी यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार मोदी सरकार लाने जा रही है। उन्होंने कहा गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया। 18 साल से कम उम्र की बच्चों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में अमित शाह जी के द्वारा लाए गए इस बिल को लेकर दोस्तों क्या इसका आप समर्थन करेंगे? पुरजोर तरीके से कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां इसी बिल से जुड़ी खबर है दोस्तों, जहां मोदी सरकार ने किया अंग्रेजों के बनाए कानूनों का दी एंड, लेकिन फिर भी ओवैसी क्यों है नाराज? दरअसल बहुत जल्द देश में अंग्रेजों के बनाए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह नए भारत के नए कानून ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड, ये तीनों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इनकी जगह भारत सरकार ने उसके बनाए 3 संशोधित कानून प्रभावित होंगे। इसके लिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए दोस्तों। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कानून में ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उससे मजबूती देना कानून का मकसद था। जनता को न्याय से उसका
सरोकार नहीं था, लेकिन तीनों नए संशोधित कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो दूसरी तरफ सरकार की इस कोशिश से AIMIM के प्रमुख मुखिया बैरिस्टर ओवैसी साहब नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून से सरकार को गैर जरूरी ताकतें मिलेंगी और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों के मायने क्या है, कानून में सुधार पर आखिर तकरार क्यों है, आखिर नए कानून पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है। दोस्तों उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों आप पढ़ पा रहे होंगे। बहरहाल आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्या बड़ी वजह हो सकती है ओवैसी नाराज है। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, बंधुओं में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और